हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं आपके 2013 के। 2022 से लेकर 2012 तक हम स्टार्ट किए हुए हैं करने के लिए। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम 2023 के लिए जो आपको 14 मई को यूपी पीसीएस है। आइए स्टार्ट करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? पोएगई, पूडम, तिरुज्ञान, तिरुमंगई। तो इसका आंसर है आपका बी, तिरुज्ञान जो है वो अलवर संत नहीं था। अलवर किससे संबंधित थे? तो ये वैष्णव संत थे, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, मोगलान, सारिपुत्र, सुबुद्ध। तो इसका आंसर है आपका बी, सुबुद्ध जो था, इसका आंसर है डी, सुबुद्ध था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने शिष्य चुन के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से इनको अतिसार रोग हो गया और ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अंतिम अपना उपदेश दिया था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो इसका आंसर है आपका सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा की होती थी। इससे प्राप्त होने वाले आय को हम क्या कहते थे? सीता कहते थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में, जिसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। आगे देखते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, विश्राम करते हुए, नृत्य करते हुए, ध्यानमग्न। तो इसका आंसर है आपका ए, शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोवोक्यू, सियुकी, यिंतु, सीकिया पोनो। तो इसका आंसर है आपका बी, इंतु के नाम से जो है भारत का उल्लेख करते हैं। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख जो है इंतु तथा थियांतु नाम से किया है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका आंसर है आपका भी, एक खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा। सल्तनतकालीन शासक जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित की गई थी, जो एक खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, टंका और जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये आपका इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का जो है टंका और जीतल का तांबा जारी किया था। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में जो है चांदी का सिक्का, टंका तथा तांबे का जो है जीतल जारी किए थे। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, मछलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, दासता का अंत मैल्कम। तो इसका आंसर है आपका डी, दासता का अंत जो है मैल्कम में नहीं किया था। देखते हैं ये कौन करता है। फर्रुखसियर द्वारा जो है पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1959 में राजामुंद्री और मछलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी था जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दासता का ब्यौरा दिया था, परंतु दासता के अंत से उसका कोई जुड़ा नहीं था। दासता का अंत जो है 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। किसने? एलन बरो ने। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूं, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका आंसर है आपका बी, अब्दुल कादिर बदायूं ने जो है रामायण की अनुवाद किया था। अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर ने किया था। किसने जहांगीर के विरुद्ध
विद्रोह किया था? तो देखते हैं, आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। तो इसका आंसर है आपका डी। 2, 3, 4 सही है। खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो है खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था। 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था? विलियम हॉकिंस, पेट्रा डेला विला, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। तो इसका आंसर है आपका ए। विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में विलियम हॉकिंस आया था। निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने पर सभी राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार होने के बाद जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं, लेडी कैथरीन मेयो का संबंध किससे है? तो यह है आपका मदर इंडिया से। और लारी कॉन्सिंस एंड डोमिनिक लापिएरे किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है फ्रीडम एट मिडनाइट से संबंधित है। राम मनोहर लोहिया का जो संबंध है वो है आपका गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया आपका ए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर है 15। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किनके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1942 में बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अनुसमर्थित किया गया। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी खलीकुज्जमान, फातिमा जिन्ना। तो इसका आंसर है आपका सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। मार्च 1940 में संपन्न मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव अपनाया गया था। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। चंपारण तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण में तीन कठिया प्रथा से तात्पर्य है कृषकों से 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराए जाने से था। स्थानीय कृषक राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। तो इसका आंसर है आपका डी, कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद नहीं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो ये आपका वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। यहाँ पे चिरोल जो भी आ जाए, वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा भारतीय अशांति का जनक। तिलक चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसके लिए? तो ब्रिटिश शासन की निरंतरता के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए, देश के विभाजन के लिए, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिए। तो इसका आंसर है आपका सी, देश विभाजन के लिए माउंटबेटन जो योजना आई थी वो आधार बनी थी। ये योजना कब आई थी? तो 3 जून को आई थी। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ये टोटल 28 महीने चला था।
अंग्रेजी सरकार के साथ महीनों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति ने 1935 के अधिनियम के तहत सरकार में आना स्वीकार कर लिया। जुलाई 1937 में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जबकि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस कितने महीने हुई शासन की थी? तो 28 महीने। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो ये आपके तिलक जी संबंधित हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में V.K. चिपलुंकर, V.G. तिलक और M.B. नामजोशी प्रमुख थे। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1861 के तहत की गई थी। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, T.B. सप्रू। तो इसका आंसर है आपका D. T.B. सप्रू ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत करने वाले जो है प्रश्नगत विकल्पों में T.B. सप्रू हैं, तेज बहादुर सप्रू थे। इस मुकदमे में बचाव के पक्ष में वकीलों के समूह की अध्यक्षता भोलाभाई देसाई ने की थी। वकीलों के समूह की अध्यक्षता किसने की? तो भोलाभाई देसाई ने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? तो इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी थी नाइटहुड की। मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नायर, उपयुक्त तीनों। तो इसके आंसर है आपका C। शंकर नायर जो है वो कार्यकारिणी से, वायसराय की कार्यकारिणी से जो है त्यागपत्र दे दिए थे। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में C. शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो ये आपके हैं तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने जो है औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जयमंडल भंडार है और अवस्थिति देखते हैं। नौकरेक आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका मेघालय में स्थित है। मानस आपका असम में स्थित है। अगस्त मलाई आपका केरल में स्थित है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो यह है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा जो है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाती है। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये 5 राज्यों से होकर जाती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। कहाँ है ये? सिक्किम में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में। रोहतांग आपका हिमाचल में। पाल घाट आपका केरल में। नाथुला आपका सिक्किम में है। अरुणाचल का इससे कोई संबंध नहीं है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका D। 2 और 4 जो है कोची और विशाखापट्टनम आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम एवं कोची आपके बंदरगाह जो है प्राकृतिक है। चेन्नई और तूतीकोरिन जो है कृत्रिम है, या मनुष्य द्वारा निर्मित जो होता है उसे हम कृत्रिम करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास। तो इसका आंसर है आपका A। ये तिब्बत के मानसरोवर प्राकस ताल झील से निकलती है सतलज नदी। रावी, चेनाब, ब्यास नदियों का उद्गम जो है भारत में है, जबकि सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र राक्षस ताल झील
तिब्बत चीन जो कैलाश पर्वत के पास अवस्थित है वहाँ से निकलती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, देखते हैं। उद्योग है और स्थान, कागज का उद्योग कहाँ है, तो ये आपका जो है टीटागढ़ में है। सीमेंट का उद्योग आपका लखेरी में है और लोहा इस्पात उद्योग आपका भिलाई में है। खनिज तेल शोधन आपका अंबाला मुकुल में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। सही कथन का आंसर दीजिए। तो ए आपका सही है लेकिन आर सही नहीं, उनमें प्रचुर मात्रा में जैव तत्व नहीं होता है। काली मिट्टी में तीव्र जलधारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है या सेल्फ प्लोइंग। यह मिट्टी कपास एवं अरहर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला होता है, यह हल्का काला और चेस्टनट की तरह भी होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव पदार्थों की या ह्यूमस के अभाव होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, चिल्का, केवलादेव, लोकटक, वुलर झील। तो इसका आंसर है आपका डी, सभी को जो है रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। और टोटल इस टाइम रामसर कितने हैं, तो 75 हो गए हैं। रामसर दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 1982 में शामिल हुआ। सही उत्तर का चयन करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला के देखते हैं। उकाई जो है वो कहाँ है, ये आपका गुजरात में है उकाई। और पतरातू आपका झारखंड में है। पेंच आपका जो है कहाँ पड़ेगा, तो देखते हैं। पेंच आपका एमपी में है, डाभोल आपका महाराष्ट्र में। इस तरह से आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन सही है। ये तापी परियोजनाएं हैं, ये सभी। उकाई तापी परियोजना आपका गुजरात में, पतरातू आपका झारखंड में, पेंच जो है एमपी में, डाभोल आपका महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। उद्योग और केंद्र है, देखते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ है, तो ये आपका टुंडू में है। तांबा आपका जो है मलाजखंड में है। जस्ता जो है आपका, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई है। एल्यूमिनियम आपका जेके नगर में है। तांबा आपका मलाजखंड में है। जस्ता आपका टुंडू में है और जूट आपका भाटपाड़ा में है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मलाजखंड, जस्ता टुंडू और जूट भाटपाड़ा में है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। क्षोभमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है आपका सी, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो आयनमंडल द्वारा। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। ये आयन कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। कोयला क्षेत्र और देश है, इसका सुमेलित करना है, देखते हैं। डोनेट्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये यूक्रेन में है। डोनेट्स, दोनास्तक जिसे हम कहते हैं। और आपका कुजनेट्स आपका कहाँ है, तो ये रूस में है कुजनेट्स। लंकासायर कहाँ है, तो लंकासायर आपका यूके में है। सार कहाँ है, तो सार आपका जर्मनी में है। इस तरह से आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन सही है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, डोनेट्स यूक्रेन, कुजनेट्स रूस, लंकासायर यूके और सार जर्मनी। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, चीन, इंडोनेशिया, भारत, जापान। तो इसका आंसर है आपका डी, जापान में जो है उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। क्वेश्चन नंबर है, कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। बोलीविया, इसका हम आंसर के माध्यम से देखेंगे। सभी विकल्प जो हैं सुमेलित हैं, इसलिए वहाँ पे स्टार बना हुआ है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित मिनरल ईयर बुक 2017 के अनुसार बोलीविया जो है टीन का भंडारण है। बोलीविया में उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान है। ब्राज़ील का लौह अयस्क के भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से 3रा स्थान है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको की अग्रणी स्थान है।
जबकि भंडारण तृतीय और 5वें स्थान पर है। नाइट्रेट के उत्पादन में चिली एवं पेरू आपका अग्रणी स्थान पर है। तो बोलीविया में टीन होता है, ब्राज़ील में आपका लौह अयस्क, और चांदी जो है मैक्सिको में। चांदी कहाँ है? मैक्सिको में। नाइट्रेट आपका चिली और पेरू में मिलता है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश देखना है। कोलंबिया, भारत, ब्राज़ील, इथोपिया। तो ये आपका ब्राज़ील है जो कहवा में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ था? ब्राज़ील में होता है। देखते हैं, निम्नलिखित देशों को उनके नाप की शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रांस, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके आंसर है आपका सी। यूएसए संयंत्रों की संख्या कितनी है? 104 है। और फ्रांस की जो है, फ्रांस में नाभिकीय संयंत्र कितने हैं? तो 58। जापान में आपका 50 है। रूस में आपका 33 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नदी और बांध है। कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है? तो हूवर बांध है आपका। दामोदर नदी पे तो आपका कौन सा बांध है? ये आपका पंचेत हिल है। नील नदी पे आपका आश्वान बांध है। और जाम्बेजी नदी पे जो है करीबा बांध है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त होता है? तो इसका हम देखेंगे आंसर के माध्यम से। कुछ दशक पहले म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता था। इसका उल्लेख जो है काशीनाथ सिंह एवं डॉक्टर जगदीश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक आर्थिक भूगोल के मूल तत्व में किया गया है। परंतु अब म्यांमार के कुल निर्यात में चावल का व्यापार हिस्सा जो है काफ़ी कम हो गया है। वर्तमान में आप तैयार कर लीजिए कि किसका क्या है। आंकड़ों से, आपको बजट से। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो ये नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, बाघ, मोर, हरे पौधे। तो ये आपका हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक घटक होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के संश्लेषण में खुद ही भोजन बना लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के पौधों को जो है स्वपोषित कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। जर्मन वैज्ञानिक गोहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा के मरुस्थल मात्र 6 घंटों में ही प्राप्त करते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो इसका आंसर है आपका डी। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जो है ये सर्वाधिक योगदान देते हैं। जल वाष्प आपका 36 से 70% योगदान देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26, मीथेन जो है 4 से 9% और ओजोन आपका 3 से 7%। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन। तो ये आपका हो जाएगा महासागर जो है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड स्टॉक बुक में, लाइव स्टॉक बुक में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी। रेड डाटा बुक में जो है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, वानस्पतिक उद्यान,
जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसका आंसर है आपका ए। जैव मंडल रिजर्व जो होते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय इन सिटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ए आपका 0.05% या इससे भी कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 53। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण है जलवायु परिवर्तन के। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण जो है अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन के लिए। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? सार्वत्रिक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। इसके आंसर है आपका ए। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से इनका संबंध नहीं था। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते हैं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प इसमें योगदान करते हैं। कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है। यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ या जिसे हम सार्क कहते हैं की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव की एजेंडा है। तो इसका आंसर है आपका सी। यह पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21 सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध शैक्षिक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना। यह कार्य योजना 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के दौरान सृजित की गई, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं अधिसूचित नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी। औषधि एवं प्रतिजैविकी जो है इसके अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं, जबकि साबुन, अपमार्जक, कागज और सौंदर्य प्रसाधन ये सभी इसके तहत सूचीबद्ध है। इको मार्क योजना 1991 के तहत साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल को अधिसूचित किया गया। इन उत्पादों में जो है औषधियों एवं प्रतिजैविक की अधिसूचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, मनी प्लांट, लाइकेन, अमरवेल। तो इसका आंसर है आपका बी। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। उपयुक्त में से वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है, इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा जो होती है अम्ल वर्षा होती है। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जो है वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखते हैं। तो ये आपका है बायोस्फीयर रिजर्व एवं एडवर्ड सुएस द्वारा ये सही है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो ये है उपयुक्त सभी।
यूरोपीय उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर संबंधी उत्सर्जनों पर यह नियामक लागू होते हैं। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? एस्बेस्टॉस, धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में पहुंचकर यह प्रदूषित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है जो यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और लगभग 50% हीमोग्लोबिन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध आती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है और रक्त परावैंगनी किरण, सदृश, दृश्य और सूक्ष्म किरण। तो इस तरह से आपका आंसर है सी। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह खतरनाक प्रदूषक के रूप में होती है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किया था? तो यह आपका जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए किया था ऐसा। क्वेश्चन नंबर है 64। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो ये आपका अवतल दर्पण होता है। जब हम दांत को दिखाते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर कहता है अपना मुंह को खोलिए, आ करिए, तो आप समझ लिए अ से अवतल लेंस। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि दंत चिकित्सा में कौन सी लेंस जरूरत पड़ती है, तो अवतल लेंस की। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है और रक्त परावैंगनी दृश्य उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका ए, अरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड भी हम इन्हें कहते हैं। दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। आजकल रिमोट कंट्रोल प्रायः अरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही आदेश देने का काम कर रहे हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। किस स्तर डेसिबल में किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो आपका है ऑप्शन डी, 80 डेसिबल की ध्वनि जो है खतरनाक कहलाती है। कानों के अंदर सूक्ष्म तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो ध्वनि संकेतकों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि तंत्रिका कोशिकाओं को अक्षम बना सकती हैं और व्यक्ति बहरेपन का शिकार हो सकता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है आपका भी, क्लोरीन का उपयोग करके पानी को शुद्ध किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? पीतज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस। तो इसका आंसर है आपका डी, जापानी इंसेफेलाइटिस जो है टाइगर मच्छरों से संचालित नहीं होता है। एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक जो है विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक जो है फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ
क्लूएक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? तो वह है मरामस, जो प्रोटीन के कारण उत्पन्न होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की अल्पता के कारण जो है मरासमस रोग और क्यूरोसिस रोग होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, वृक्षों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा, फफूंद द्वारा। तो इसके आंसर है आपका सी, बैक्टीरिया द्वारा। गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आदि और रक्त विकिरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही नहीं है और तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनल, नॉरएड्रेनलिन तथा डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति को स्वयं दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसरो का 100वां स्पेस मिशन सितंबर 2012 में कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये आपके श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। ये 2012 के करंट है, तो अभी इसको पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। देखते हैं हम क्वेश्चन को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर आपका किससे संबंधित है? तो ये यूएसए का रोवर है आपका। और मैसेंजर आपका किससे है? तो ये नासा का बुध ग्रह है। रुस्तम आपका क्या है? तो रुस्तम आपका जो है डीआरडीओ द्वारा है। और आकाश 2 जो है टैबलेट है। तो इस तरह से आपके सभी सुमेलित हो गए। ये भी आपका करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसके आंसर है आपका बी। आर्टिकल 169 के तहत जो है विधान परिषद की स्थापना और इसकी जो है समाप्ति की बात की जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत किसी राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो यह है आपका आर्टिकल 338 और 338A। 338 में आपका अनुसूचित जाति है, 338A में आपका अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा आर्टिकल 338A के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान कब आया? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के गठन के प्रावधान के तहत आया था। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संबंधी किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आपका है आर्टिकल 331 के तहत किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? ये आप जाके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिससे आपका तैयार हो जाए। अगर आए तो आपका गलत ना हो। सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। आर्टिकल 39A कहता है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता की बात होता है। और आर्टिकल 48 में आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन से। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में नीतिरक्षक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 में है।
पंचायतों का गठन आपका 40 में है। समान नागरिक संहिता आपका 44 में है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक्करण आपका आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था या अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति कब आई थी? तो 1957 में इसका गठन किया गया था। इस समिति का बलवंत राय से मेहता समिति 1957 ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी और द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जो है द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसके आंसर है आपका सी। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो यह है आपका योजना आयोग। अब इसकी जगह कौन आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का बात की गई है और 280 में आपका वित्त आयोग की बात है। योजना आयोग जो है इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1950 में। आगे देखते हैं। संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति प्राप्त है। कब स्वीकृति प्राप्त हुई? तो इसे जो है 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार के नियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को और राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद जो है 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह उसके 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित है। बहुमत के शासन पर सरकार में स्थिरता, सामान्य राजनीतिक सोच, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। तो इसका आंसर है आपका डी। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है ये। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो यह आपका भाग 9 है, जिसमें पंचायती राज को बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद जो है 343 के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। और भाग 2 में कहा गया है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, राज्य वित्त आयोग। संविधान के आर्टिकल 243 आई के तहत जो है राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार तीनों ही शामिल हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो ये आपका बिहार में है।
कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये आपका गलत है। जाकिर हुसैन आपके उपराष्ट्रपति नहीं थे, प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर कौन थे? राधाकृष्णन थे, जो 1952 से लेकर 1962 तक इस पद पर रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा, सीमा, शिक्षा, मार्ग कर। तो इसका आंसर है आपका डी, मार्ग कर जो है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो है राज्य सूची में मार्ग कर या टोल टैक्स प्रविष्टि 59 में प्रगणित है, अर्थात यह राज्यों का विषय है। इस प्रकार मार्ग कर भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर है आपका सी, नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो है 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज नियंत्रण पर, निम्नलिखित में से किसी पे नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, न्यास पर या ट्रस्टीशिप सिद्धांत इसे कहते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया कि धनी व्यक्ति आमजनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी के रूप में कार्य करे। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी, ग्रामीण उद्योग जो है सम्मिलित नहीं है, जबकि ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, ये सभी आपकी इसी के तहत आती हैं, अवस्थापना विकास कोष के तहत। त्वरित अवस्थापना विकास कोष की स्थापना नाबार्ड के तहत वर्ष 1995-96 में की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को अल्प लागत निधि सहायता प्रदान करना। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण तो इसके अंतर्गत शामिल है, लेकिन ग्रामीण उद्योग इसके तहत शामिल नहीं है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है? क्या माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका आंसर है आपका डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। यदि किसी देश की आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की आधारभूत माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, तथापि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है आर्थिक वृद्धि का कहीं भी अधिक समुचित आकलन प्रस्तुत करता है। वर्तमान संदर्भों में जहां किसी देश में बाहर से काफ़ी निवेश आते हैं और देश से बाहर भी काफ़ी निवेश उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, तो इस स्थिति में उस देश की आर्थिक वृद्धि की उपयुक्त मात्रा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगी। क्वेश्चन नंबर हम 98 देखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC और CGIC, LIC और GIC, IDBI। तो इसका आंसर है आपका डी, ये सभी जो हैं इसके प्रवर्तक हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके प्रवर्तकों में या प्रोमोटर्स में जो है भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थाएं ये हैं आपकी IDBI, LIC, GIC, SBI शामिल हैं। अन्य प्रवर्तक हैं ICICI, IFCI, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ये सभी जो हैं इसमें शामिल हैं। स्वधार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु, स्वरोजगार हेतु, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु, साझा गृह के लिए। तो इसका आंसर है आपका सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधार योजना लाई गई थी।
स्वाधार भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ जो है 2002 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है आपका ये ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। वर्ष 2000 से 2001 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें हैं। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो ये आपका दाल है। दाल जो है निर्यात नहीं की जाती और सभी चीज़ गेहूँ, चावल, चीनी का निर्यात होता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग कितना है? तो 8% है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया। कब लागू किया? तो 2002 में लागू किया गया था फेमा को। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बाह्य व्यापार तथा भुगतान को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से फेरा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के स्थान पर फेमा को लाया गया था। वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू है। यह अधिनियम जो है वर्ष 1999 में पारित हुआ था। वर्ष 2000 से इसने आंशिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। नए विवाद तो फेमा के अंतर्गत आए, परंतु पुराने विवाद फेरा के अंतर्गत आए। वर्ष 2000 तक ये रहे। फेमा पूर्ण रूप से 2002 से लागू हुआ। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन है? तो ये आपका श्रीलंका है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 15 से 60 वर्ष, 50 वर्ष, 0 से 14 वर्ष। तो इसका आंसर है आपका डी। 0 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चे जो होते हैं वो आश्रित आबादी होते हैं, वो बड़ों पर निर्भर करते हैं अपने परिवार पे। जनसंख्या के पिरामिड में समानतः 0 से 14 वर्ष आयु समूह को आश्रित डिपेंडेंट आबादी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्तियों को भी आश्रित आबादी में माना जाता है, जबकि 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या के रूप में इनको जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल है। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। तो यह है आपका बी ऑप्शन। सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है, फिर आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद बिहार में, सबसे लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। किसमें से उच्चतम है? पुदुचेरी, दमनदीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर है आपका डी, लक्षद्वीप। ये 2012 से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये अभी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स में। ये भी आपका करंट अफेयर्स है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो ये आपका 100 है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 सदस्य संख्या है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, देखते हैं।
तो चुर्क में आपका जो है सीमेंट है, सीमेंट का उद्योग है। फिरोजाबाद में आपकी चूड़ियों का उद्योग है। अलीगढ़ में ताला है और मेरठ में आपका खेल का सामान है। इस तरह से आपका ये सम्मिलित हो गया। क्वेश्चन नंबर है 114। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं। भारतीय राजमार्गों के उन्नयन, संवर्धन, चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी शुरुआत जो है 1998 में हुई थी। इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। मार्च 2 से लेकर 4 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो ये आपका DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। बलरामपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, इटावा। तो इसका आंसर है आपका इटावा। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में जो है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में IITCT की स्थापना की जा रही है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो इसका आंसर है आपका C, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में IITCT की स्थापना लखनऊ में प्रस्तावित है, जिसका निर्माण निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। ये आपके समसामयिकी क्वेश्चन आ गए, जिसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका ये तो पूछेगा नहीं। टोटल 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 147 से। हाल ही में प्रदर्शित फिल्म काई पो चे किस उपन्यास पर आधारित है? लश्कर पार, द लविंग डॉल पर, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो इसका आंसर है D। हाल ही में प्रदर्शित गुजरात के दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी हिंदी फिल्म काई पो चे चेतन भगत के अंग्रेजी उपन्यास द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित है। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिमी बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन में वास्तुविद थॉमस लियान थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स के लिए 1777 ईस्वी में किया गया था। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इसका आंसर है आपका A, हैदराबाद में स्थित है। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जो विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, हैदराबाद। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान आपका देहरादून। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान आपका कोलकाता, अलियावरगंज। राष्ट्रीय बधिर संस्थान आपका मुंबई में है। राम सेतु शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। तो इसका आंसर है आपका A, धनुषकोडी से शुरू होता है राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।